हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एनपीए एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट के बारे में। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स और एसएमए होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। कि ये दोनों अकाउंट क्या होते हैं और एनपीए के बाद क्या रिकवरी प्रोसेस होता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले हम नॉर्मली लोन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये एनपीए और एसएमए क्यों हो जाते हैं। जनरली हमारी नॉलेज की कमी की वजह से होते हैं। तो अब मैं जनरली डिस्कस करता हूँ लोन्स के बारे में। पहले आपने कोई भी बैंक से लोन ले रखा होगा। लोन दो तरह के होते हैं, तो दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलिए आपने टर्म लोन ले रखा होगा, तो उस केस में आपको कैसे ईएमआई पे करनी होती है वो हम देख लेते हैं। मान के चलिए, मैं ये मान के चलता हूँ आपने एक घर का होम लोन ले रखा है 25 लाख का, जो कि 15 साल के लिए है और आपकी मासिक किस्त है 22,892 रुपये। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपको हर महीने 22,892 रुपये देने होंगे। इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आप अपने बैंक को बोलिए कि आप उसके आपके अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दें और मंथ की पहली तारीख को आपका पेमेंट हो जाए, तो आप कभी भी डिफॉल्ट में नहीं होंगे। होता क्या है कि जब भी कोई मंथ एंड होता है, जैसे आज 5 मई चल रहा है, तो 30 अप्रैल को जब मंथ एंड हुआ, तो सिस्टम ने क्या किया कि जो 30 अप्रैल के में जो आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी, उस पर जो ब्याज बना वो एडअप कर दिया आपके अकाउंट में, प्लस आपकी जो रेगुलर किस्त ड्यू होती है वो ड्यू कर दी। तो 1 तारीख को आपका अकाउंट ड्यू हो गया है कि उसके अंदर किस्त आनी चाहिए। अब चूंकि होता क्या है कि 30 दिन तक कोई आपसे कोई कहीं किसी तरह का नहीं होता कि आपके पास 30 दिन का पेमेंट टाइम होता है पेमेंट करने का। आप विद इन 30 डेज करते हैं, कहीं कोई डिफॉल्ट नज़र नहीं आता, ना आपकी सिविल में ना अकाउंट में। लेकिन होता क्या है कि प्रॉब्लम तब हो जाती है, तब हमने ऐसा ही इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई होती और हम 30 दिन तक नहीं करते, या हमें नॉलेज गैप होता है कि हम तो एक साथ भर देंगे तब एनपीए होगा, तब आपकी सिविल इफेक्ट होना शुरू होती है, वो हम आगे देखेंगे। अब दूसरा होता है कि ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लिमिट। मान के चलिए आपने कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है, किसी एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट ले रखा है, या आपकी कैश क्रेडिट लिमिट चल रही है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे पे करते हैं वो हम देख लेते हैं। अब चूंकि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान के चलिए 25 लाख का आपकी कैश क्रेडिट की लिमिट चल रही है, ठीक है, जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग थी 30 अप्रैल को 18,75,000। और जो उसका जो इंटरेस्ट बना पूरे अप्रैल महीने का, जो हर दिन आपका जो भी ब्याज जो भी आउटस्टैंडिंग थी, उसके अकॉर्डिंगली 17,965 रुपये का इंटरेस्ट बना। तो होता क्या है, ये 17,965 रुपये सिस्टम ड्यू कर देगा मेरा 30 अप्रैल को। अगर सिस्टम ने मेरा 30 अप्रैल को 17,965 रुपये ड्यू कर दिया, तो बैंक ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जो आपका ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का लिमिट अकाउंट है, उसके अंदर 17,965 रुपये का क्रेडिट आ जाए। मान के चलिए आज आपने 18,000 रुपये डाल दिए 2 मई को, तो आप 3 मई को 18,000 रुपये निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि जो इंटरेस्ट लगता है आपका मंथ एंड में, अगले 30 दिन के अंदर उतना क्रेडिट आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर उतना क्रेडिट आपके अकाउंट में नहीं है, तो बैंक उसको डिफॉल्ट में, यानी कि एनपीए तो नहीं मानेगा। उस एनपीए मानने के लिए काफ़ी कंडीशंस होती है, SMA 1 SMA 2, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप रेगुलर नहीं माने जाओगे, आप कहीं ना कहीं हल्के फुल्के डिफॉल्ट में जाओगे। तो अगर यदि आपका ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का लिमिट अकाउंट चल रहा है, तो उसके अंदर इतना आप डेबिट क्रेडिट की एक रोटेशन घुमा दीजिए जितना कि ब्याज चल रहा है, ब्याज आपके लगा हुआ है। अब देखते हैं SMA 0 क्या होता है। SMA 0 वो अकाउंट होते हैं जो 0 से 30 डेज के लिए ओवर ड्यू हो जाते हैं। मान के चलिए, अगर यदि आपका टर्म लोन जो कि 30 अप्रैल को को आपका जो इंटरेस्ट लगा और आपकी जो ईएमआई ड्यू हो गई मई महीने में, तो आपके पास 30 दिन होते हैं। 30 दिन तक आपका अकाउंट SMA 0 में रहेगा, आपको 30 दिन के अंदर आप उस किस्त को पे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन SMA 0 में आरबीआई की एक गाइडलाइन और है कि बैंक को के अधिकारियों को या बैंक को लगता है कि आप किसी तरह का डिफॉल्ट है, या आपकी कंपनी में कोई कमजोरी महसूस होती है, या मार्केट कंडीशन ऐसी है, या आपके यहाँ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है, तो वो आपके अकाउंट को SMA 0 कर सकता है, ताकि वो उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी रहकर वो अपनी स्टेप्स जो भी उसके अकॉर्डिंगली है वो ले सकता है। अब SMA 1 क्या होता है? SMA 1 वो होता है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपने 1 महीने तक पे नहीं किया, तो अगले 30 दिन से लेके 60 दिन 31 डेज से लेके 60 डेज तक
आपका अकाउंट SMA 1 में रहेगा, यानी कि आपका अकाउंट NPA नहीं रहेगा, लेकिन आपका अकाउंट डिफॉल्ट में रहेगा एक तरीके से, यानी कि आप एक सीढ़ी और आगे बढ़ गए NPA की तरफ। अब आते हैं SMA 2 तब होता है, मान के चलिए आपने 60 डेज से लेकर 90 डेज तक भी अपनी EMI पे नहीं करी है, तो फिर आपका क्या है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट ड्यू है, और जो आपने 60 डेज से 90 डेज तक पे नहीं किया है, तो आपका अकाउंट इस दौरान SMA 2 कहा जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। मतलब आप सिर्फ एक ही कदम दूर है अपने अकाउंट को NPA करने से। अब आता है NPA। अगर मान के चलिए आपने 90 दिन तक अपना इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं किया, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करा है, और 90 दिन से ज़्यादा हो गए, तो आप तो 90 डे एंड पर सिस्टम आपके अकाउंट पर NPA की स्टाम्प लगा देगा। मतलब इससे आपका सिविल इफेक्ट स्कोर होगा। अगर यदि सिविल स्कोर इफेक्ट होगा और भविष्य में भी आपको लोन लेने में दिक्कत होगी। अब आते हैं कि तब अगर आपका अकाउंट NPA हो जाता है तो बैंक क्या करता है। देखिए, बैंक के पास काफ़ी सारे हथियार होते हैं। सबसे पहला होता है, अगर यदि आपका किसी तरह की आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है, तो सरफेसी एक्ट में बैंक उसको नीलाम करा सकता है। दूसरा होता है सूट फाइल, मतलब बैंक अपना सूट फाइल कर सकता है आपके खिलाफ। तीसरा होता है लोक अदालत, फिर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी कि ये वाले जो भी रिकवरी मेजर है बैंक इनको यूज़ कर सकता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो स्टेट लॉ में जो भी एक्ट है, जिसके रोड, जैसे राजस्थान में रोडा एक्ट चलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी ज़मीन नीलाम करा सकते हैं। अब आते हैं हम कि मान के चलिए आप एक बोरोअर हैं, लेकिन किसी परिस्थितियों से या किसी वजह से, मार्केट कंडीशन खराब होने से या लॉस होने से आपका अकाउंट NPA हो गया है, तो अब आप किस तरीके से सेटलमेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं। मान के चलिए आप ऐसे कस्टमर हैं, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप कस्टमर हैं और आपका अकाउंट NPA हो जाता है, जो परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो आप लगातार ब्रांच मैनेजर से संपर्क में रहिए, यानी कि आप बातचीत करते रहिए। बैंक को ये विश्वास दिलाइए कि आपने किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं किया है, और ये मार्केट कंडीशन की परिस्थितियों की वजह से इस तरह की चीज़ें हुई हैं। दूसरा, आप कोशिश करिए कि कंप्रोमाइज सेटलमेंट में आप जा सकते हैं, वन टाइम सेटलमेंट में आप जा सकते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर अकाउंट है तो आप ऋण समाधान में आप जा सकते हैं। लोक अदालत जो टाइम टू टाइम लगती है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। बैंक अदालत है, बैंक के इंटरनल प्रोमाइसेस में हर महीने या 2 महीने में लगती है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। यानी कि बैंक क्या करता है, आप तब लगातार बैंक से कांटेक्ट में रहते हैं, तो बैंक, लोक अदालत, बैंक अदालत, आप यहाँ पर जाके अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपकी परिस्थितियाँ देखते हुए हो सकता है बैंक आपका सारा ब्याज माफ कर दे। अगर आपका एग्रीकल्चर अकाउंट है तो हो सकता है कि कुछ आपका ब्याज के साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी माफ कर दे। तो कहीं ना कहीं रास्ता खुला रहता है। लेकिन अगर आप दबके रहेंगे या आप बात नहीं करेंगे किसी से, तो वो आप ही के लिए परिस्थितियाँ खराब हो जाएंगी। तो सबसे बेटर है, अगर आपका अकाउंट NPA हो जाता है, कोई आपने गुनाह नहीं किया हो, कईयों की परिस्थिति ऐसी होती है, आप ब्रांच मैनेजर के पास जाइए, बात करिए, उनको अपनी परिस्थितियाँ समझाइए, और कोशिश करिए बैंक अदालत, लोक अदालत, वन टाइम सेटलमेंट, किसी भी तरीके से आप अपना पेमेंट कर दें। ये आप ही के लिए अच्छा है, ताकि आपका भी शांतिपूर्वक आप रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस